अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डोमेन 3 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग और CISSP का ये कंटिन्यू है डोमेन 3। और आज हम जो है पार्ट नंबर 15 रिकॉर्ड कर रहे हैं। और पार्ट नंबर 14 को मैंने है ना पॉइंट नंबर 122 पर फिनिश किया था। और आज हम जो पार्ट 15 है उसको शुरू कर रहे हैं 123 पॉइंट से। और मेक श्योर कि आप जो है अपने नोट्स अपने सामने रखें, अदरवाइज़ आपको कोई बात भी समझ में नहीं आएगी। नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने जितने भी ब्लू हाईलाइट किए हैं वो सब एक्रोनिम्स और एब्रीविएशन है। प्लीज़ उनके फ्लैश कार्ड बनाइए और उनको मेमोराइज कीजिए। चलें अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 123 विच इज़ forensics. The mobile device deployment policy should address forensic and investigation related to mobile devices. Users need to be aware that in the event of a security violation or a criminal activity, their devices might be involved. A company owned device could have a secondary account, a master password. Now, forensics खुद बाय itself एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग है कि जितने भी क्राइम्स जो होते हैं उनको फॉरेंसिक उनके टेस्ट होते हैं। ये फॉरेंसिक एक अपनी तरह की एक साइंस है। तो इसके अंदर ये यही कहता है कि अगर तो कोई भी मोबाइल डिवाइस या कोई भी डिवाइस अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या वायलेशन में आती है ना तो उसका फॉरेंसिक होता है। और अगर वो कंपनी ओन डिवाइस है तो फिर है ना कुड हैव अ सेकेंडरी अकाउंट, क्योंकि कंपनी के पास उस डिवाइस का अपना भी अकाउंट होता है जो बहुत ही पावरफुल पासवर्ड के साथ होता है ना। तो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है ऐसे फ़ोन के ऊपर या ऐसे डिवाइस के ऊपर जो कंपनी ओन भी हो और इंडिविजुअल ओन भी हो, तो फिर है ना उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी सेकेंडरी इसकी ओनर होती है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 124 प्राइवेसी। द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट policy should address privacy and monitoring. Na? A personal device is used under bring your own device or choose your own device should be considered by the individual to be quasi company property. मुझे नहीं पता था कि क्वाज़ाई कंपनी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो क्वाज़ाई मीन्स होता है बीइंग पार्टली, यानी एक तरह की मैं समझती हूँ कि मैं इसे कहूँगी कि पार्टनरशिप, यानी आधा तुम्हारा या आधा मेरा या इतना तुम्हारा या इतना मेरा। What is quasi company property? Also known as civil corporation, is an entity that is not incorporated like a journal business but nonetheless holds some properties and function traditionally belongings to the corporation. ना इसको ऑल्सो सिविल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। और ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टी होती है वो कॉरपोरेशन ओन करती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, अमेरिका में काउंटीज़ होती हैं, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और स्टेट एजेंसीज़ होती हैं। ये कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी होती हैं ना। तो इसे कहा जाता है क्वाज़ाई कंपनी प्रॉपर्टीज़ ना। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 125 ऑन बोर्डिंग ऑफ बोर्डिंग। द मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुड एड्रेस पर्सनल मोबाइल डिवाइस ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग प्रोसीजर। ये ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इधर डोमेन 1 में पढ़ा है या डोमेन 2 में ना। मोबाइल डिवाइस आउट ऑन बोर्डिंग इंक्लूड इंस्टॉलिंग सिक्योरिटी, इंस्टॉल करना सिक्योरिटी को, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एप्स along with implementing secure and productive configuration setting ना।
ठीक है ना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट आ गई, प्रोडक्टिविटी आ गई, उसको इस्तेमाल करना, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और फिर दूसरा है मोबाइल डिवाइस ऑफ बोर्डिंग इंक्लूड्स अ फॉर्मल वाइप ऑफ द बिजनेस डेटा along with the removal of any business specific application। जो ऑफ बोर्डिंग जो मोबाइल डिवाइस है उस वो ये होता है कि वाइप कर दिया जाता है, सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी किसी पार्ट में ये भी पढ़ चुके हैं ना कि वाइप किया जाता है और रिमूव किया जाता है स्पेसिफिक बिजनेस एप्लीकेशंस को ना। फिर आता है 126 एडहेरेंस टू कॉर्पोरेट पॉलिसीज ना। अ मोबाइल डिवाइस डिप्लॉयमेंट पॉलिसी शुड क्लियरली इंडिकेट that using a personal mobile device for business activities doesn't exclude a worker from the adhering to corporate policies। ठीक है ना, अगर आपके पास एक आपकी कंपनी आपको एक मोबाइल डिवाइस देती है और आपको कहती है कि आप इसमें अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और मतलब कंपनी की भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी शख्स उसमें ऐसी एक्टिविटी करे जो कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी को वायलेट करती हो ना। अ वर्कर शुड ट्रीट मोबाइल डिवाइस इक्विपमेंट एज अ कंपनी प्रॉपर्टी and thus stay in compliance with all restrictions even when off premises and during off hours। और उसे इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए कि जो कंपनी पॉलिसीज़ है ना उस पर कायम रहना है, ठीक है ना, कुछ हैंकी पैंकी इधर उधर नहीं करना है। अब आता है पॉइंट नंबर 127 आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडरेशन। Most mobile devices are wireless enabled, so this will likely require a more robust wireless robust एक्चुअली मैंने इसको इन पैरेंथिस में भी रोबस्ट ही लिख दिया है, जबकि इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है ना, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। हाँ, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क एंड डीलिंग विथ वाईफाई कंजेशन एंड इंटरफेरेंस ना, यानी कि जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं वो वायरलेस होती हैं, ठीक है ना, और है ना वो वाईफाई की उनमें इंटरफेरेंस तो होती ही होती है। then your mobile device deployment policy must be considered in the light of additional infrastructure cost it will trigger ना, इसको भी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको भी कंसिडर करना है, क्योंकि वाईफाई भी यूज़ होता है और वाईफाई यूज़ करने का मतलब है कि अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 128 वाईफाई डायरेक्ट। वाईफाई डायरेक्ट इज़ द न्यू नेम ऑफ द वायरलेस टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी जो है वो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है। टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर इक्विवेलेंट ऑफ एड हॉक और पीयर टू पीयर कनेक्शन। एड हॉक और पीयर टू पीयर कनेक्शन हम पढ़ चुके हैं। वाईफाई डायरेक्ट इज़ यूज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ capabilities including transmitting media for display on a monitor or television, sending print jobs to printers, controlling home automation products, interacting with security cameras and managing photo frames। वाईफाई जो है उसमें बहुत कैपेबिलिटीज़ होती हैं और ये सारे काम वाईफाई के थ्रू होते हैं, इसलिए जो इन्फॉर्मेशन है उसका फ़्लो बहुत फास्ट रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है ना। फिर आता है 129 थेथरिंग एंड हॉटस्पॉट। थेथरिंग का मतलब है लिंकिंग ऑफ अ कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू स्मार्टफोन इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ना। और फिर मैंने जब इसका डिक्शनरी में मीनिंग हॉटस्पॉट का देखा तो उसका मीनिंग ये आया कि वो एरिया जहाँ
टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, या ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई रीजन ना, इज़ द एक्टिविटी, अच्छा ये जो थेथरिंग जो है इज़ द एक्टिविटी ऑफ शेयरिंग द सेल्यूलर नेटवर्क डेटा कनेक्शन ऑफ अ मोबाइल डिवाइस विद अदर डिवाइसेस। वो भी यही एक्सप्लेन कर रहा है। थेथरिंग में रिप्रेजेंट अ रिस्क टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये है कि एक कंप्यूटर को स्मार्टफोन के साथ या किसी डिवाइस को स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करो ताकि इंटरनेट से कनेक्ट हो, तो फिर ये चीज़ जो है ना बहुत रिस्क के अंदर आ सकती है और बड़ा अटैक भी कर सकती है। फिर आता है पॉइंट नंबर 130, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मेथड ना, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना। अ नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइस बेस्ड payment system called contactless payment methods do not require direct physical contact between the mobile device and the point of sale device ना, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है और मोबाइल डिवाइस से पेमेंट हो जाती है ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 131, असेंशियल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। The need for a security mechanism within an operating system comes down to one simple fact: software should not be trusted. Third party software is inherently untrustworthy no matter who or where it comes from. Computer system designers should adhere to a number of common protection mechanism when designing secure system ना, यानी कि सॉफ्टवेयर और स्पेशली जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होती है ना, वो चाहे कैसी भी रिलायबल कंपनी से आई हो, उसके सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा सिक्योर करना चाहिए ना। जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना सिक्योरिटी सिस्टम, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसके जो सिक्योरिटी सिस्टम हो वो बहुत स्ट्रांग हो। फिर आता है पॉइंट नंबर 132, प्रोसेस आइसोलेशन। प्रोसेस आइसोलेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोसेस आइसोलेशन रिक्वायर्स दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सेपरेट मेमोरी स्पेसिस फॉर ईच प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा ना, सबका सेपरेट मेमोरी स्पेसिस होनी चाहिए हर प्रोसेस की, उसके इंस्ट्रक्शन और उसका डेटा। It also required that the operating system enforce those boundaries, preventing one process from reading or writing data that belongs to another process. ठीक है? There are two major advantages to using this technique. It prevents unauthorized data access. It protects the integrity of processes ना, कोई अनऑथराइज इसको फिर नहीं कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता डेटा को, और फिर जो है ना कोई मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं ला सकता, कोई चेंजेस भी नहीं ला सकता। फिर आता है पॉइंट नंबर 133, हार्डवेयर सेगमेंटेशन। हार्डवेयर सेगमेंटेशन इज सिमिलर टू द प्रोसेस आइसोलेशन इन पर्पस। इट प्रिवेंट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन that belongs to a different process security level. हार्डवेयर सेगमेंटेशन भी pretty much सेम है प्रोसेस आइसोलेशन की तरह ना। द मेन डिफरेंस इज दैट हार्डवेयर सेगमेंटेशन enforces these requirements through the use of physical hardware controls rather than the logical process isolation कंट्रोल्स इम्पोज बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम ना। हार्डवेयर की फ़िज़िकल रहती हैं और ये जो प्रोसेस आइसोलेशन की फ़िज़िकल नहीं होती हैं, वो लॉजिकल होती हैं। ठीक है, अच्छा फिर आता है पॉइंट नंबर 134, सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी। दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम ना। इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब डिज़ाइन किया जाता है सिक्योरिटी को और इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। द रोल ऑफ द सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ टू इन्फॉर्म एंड गाइड द डिज़ाइन। जब डिज़ाइन बनती है तो उसमें गाइडेंस इसकी होनी चाहिए,
कि कैसे बनानी है डिज़ाइन, डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है और उसको मेंटेन कैसे करना है ना, मेंटेनेंस ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम ना। फिर आता है पॉइंट नंबर 35, कॉमन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फ्लॉज एंड इश्यूज। No security architecture is totally secure. Every computer system has weaknesses and vulnerability. The goal of security model and architecture is to address as many known weaknesses as possible. ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान गलतियां करता है, चाहे वो कितना ही स्मार्ट हो, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंस्ड हो, पर वो गलती करता है। तो हम इंसान की बड़ाई इसके अंदर है कि वो अपनी कमज़ोरियों को पहचानते हुए चीज़ों के हल निकाले ना कि अपने आप को बहुत ऊंची चीज़ समझकर छोड़ दे। जो लोग अपने आप को बहुत होशियार समझकर चीज़ों को छोड़ देते हैं और कहते हैं नहीं जी मैंने तो बहुत बेहतरीन बनाया है, तो ऐसा नहीं है, फिर वो नुकसान उठाते हैं ना। तो बेहतर है कि हमें अपनी तमाम कमज़ोरियों को जानते हुए और अपनी तमाम जो अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई है उसको जानते हुए करें और हमेशा हम्बल रहें ना। ठीक है, ये मैं इसको स्टॉप करती हूँ पार्ट 15 को पॉइंट नंबर 135 पर, और मैं होप करती हूँ कि मैं इसे समझाने में कुछ हद तक ज़रूर कामयाब हुई होंगी। मैं इतना शॉर्ट इसलिए जाती हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ ना तो फिर ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन जाएगा और बोर भी हो जाओगे, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो जाऊंगी। और हमारे टीचर ने हमारे को ये बात कही है कि जो CISSP है ना वो माइल लॉन्ग एंड इंच डीप है, इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो चलें इंशाल्लाह ताला पार्ट 16 को शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 136 पर इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।